मैं सबसे ये बात जरूर इनपुट चाहूंगा। मैंने सोचा था कि मिड ऑफ द स्ट्रीम जाके हम जरूर बात करेंगे सलमान तासीर साहब की, क्योंकि 4 तारीख को उनकी बरसी गुजरी है। तो मैं सबसे उनके बारे में लेना चाहूंगा इनपुट, क्योंकि सलमान तासीर अगर मैं ये कहूँ तो उनको खिताब दिया गया कि वो शहीद इंसानियत हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक सच्ची बात है कि उन्होंने उनकी जान जो गई, और सलमान तासीर की मौत के आफ्टर मैथ में जो कुछ अभी पाकिस्तान में हो रहा है, तहरीक लबैक, सब कुछ ये उसका आफ्टर मैथ है कि जब लोग एक बेगुनाह शख्स की मौत के ऊपर एक चुप साध लेते हैं तो फिर उन पे वाकई अजाब ही आता है, और वो पाकिस्तान में आया हुआ है। तो हारिस आप शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता सबसे बात इस बारे में करते हैं और पूछते हैं, क्योंकि सलमान तासीर को तो हमें जो है ना, ऐसे नहीं हो सकता कि हम उनको याद भूल ना जाए। रखें। हम्म। हाँ, सलमान तासीर, क्योंकि और ये इसमें उनकी असैसिनेशन से पहले मैं उनका कोई फ़ैन नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली वो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था वगैरह वगैरह। खैर हमारी उस ज़माने में व्यूज़ और थे, लेकिन इस बात से मैं उनका इतना बड़ा फ़ैन हो गया कि अब जब तक पाकिस्तान में ये जुल्म होते रहेंगे, प्रियंका कुमारा, मशाल खान, आसिया बीबी और इस तरह के केसेस अनफॉर्चुनेटली मजीद भी होंगे, तब तक सलमान तासीर की बहादुरी को याद रखा जाएगा। उन्होंने एक एक ऐसी औरत के बारे में बात की जिसके बारे में ना भी करते बात वो। पाकिस्तान में इस तरह के वो शगुफ्ता और इमैनुअल और पता नहीं कितने लोगों को के ऊपर जुल्म ढाए गए हैं, कितने लोगों ने अपनी जानें खोई हैं इस काले कानून के चक्कर में। और वो भी चुप कर जाते, मुंह उधर कर लेते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और उन्हें इस बात का पता था, मुझे याद है उसके आफ्टर माथ में जब उनकी असैसिनेशन हुई, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ब्लास्फेमी एक काला कानून है, और उन्होंने इज़हारे अफ़सोस दिखाया, हमदर्दी किया आसिया बीबी के साथ, जिनको अभी 1 साल हुआ था जेल में डाले हुए। तो मुझे याद है इमरान खान से मेहदी हसन ने इंटरव्यू लिया अल जज़ीरा में, उस वक़्त मेरा ख़्याल वो काम करता था मेहदी हसन। तो उसने इमरान खान से पूछा कि आपके मुल्क में ब्लास्फेमी लॉ इतना खतरनाक है, आप क्यों नहीं, आप पॉलिटिशियन हैं, आपकी क्या, अगर आप पावर में आते हैं तो आप क्या करेंगे? तो इमरान खान ने भी इधर-उधर किया। इमरान खान को इस चीज़ का पता था कि ये एक काला कानून है। इमरान खान ने कहा, "मेहदी लुक, द कंट्री इज़ सो पोलराइज्ड, पोलराइज्ड हुआ हुआ है, तो हम थोड़ी-सी भी बात करते हैं तो हमें अब डर लगता है।" ये वो बड़ा और उसके बाद से वो गायब हो गए। तो इसका मतलब ये था कि इमरान खान साहब जितने अपने आप को पॉपुलर लीडर समझते हैं, कहते थे उस वक़्त, तो थे भी पॉपुलर। ये 2011 में इनका मेरा ख़्याल अक्टूबर में वो हो चुका हुआ था। जिससे ये एकदम बहुत पॉपुलर हो गए थे इमरान खान साहब। तब इन्होंने भी, इनमें भी इतनी हिम्मत नहीं थी, और आज तक इनमें हिम्मत नहीं है, बल्कि इन्होंने 180 डिग्री टर्न लेके ब्लास्फेमी ब्लास्फेमी बाकी पूरी दुनिया में ढोल बजाना शुरू कर दिया। पॉपुलिज्म जो लोग सुनना चाहते हैं, वो एक गुलाम मूवी थी, उसमें एक कविता थी, वो आमिर खान के वालिद ने लिखी थी, उनके कैरेक्टर के वालिद ने लिखी थी। तो उसमें वो, मुझे अब याद नहीं किस तरह उन्होंने प्ले किया था, तो वो मेरे से, इट रेजोनेटेड विद मी एवर सिंस आई वाज अ किड। मैं उस वक़्त बच्चा ही था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि लहरों के साथ तो हर कोई तैर लेता है, बहादुर तो वो है जो लहरों के खिलाफ, लहरों से उल्टा तैरे। तो बात वही है कि पॉपुलिज्म, जो पॉपुलिस्ट के स्लोगन्स हैं, सबको पता है, आज जय जय करने लग जाए अल्लाह रसूल की, इस्लाम की, आपके नारे बजेंगे हर जगह, नारे लगेंगे, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, कोई क्रिटिकल बात करने में हिम्मत है आपकी। तो तो सलमान तासीर के साथ जो हुआ, और ये उनका ही, जो आपने बोला, ये सलमान तासीर का, जिनसे मुमताज़ कादरी ने कत्ल किया, उसको हीरो बनाया ये खादिम रिजवी ने, जिससे पाकिस्तान पे खादिम रिजवी से बड़ी नहूसत, उस शैतानी बाबा से पाकिस्तान के ऊपर और कोई नहूसत नहीं आई। और उसका शाखसाना आप देख लें अब यहाँ पे कहाँ तक बात पहुंच चुकी हुई है। और उसकी इतनी, मैं भी, मुझे उसके इतने और जेम्स ऑफ विजडम है, ऐसे-ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, पता नहीं कौन उसको बड़ा कोई अक्लमंद समझता है। वो रसूल के पेशाब की हर वक़्त बातें करता रहता था। उसकी कोई 2-3 और क्लिप्स मुझे किसी ने भेजे हैं। वो एक तो है ना बड़ा मशहूर के शफ़ा हासिल किया करते थे। तो इस तरह की बेतहाशा उसने और भी बातें की हुई हैं। मुझे मैंने भी एक, कल कौम से खिताब में मैं करूँगा इसके ऊपर बात। रसूल अल्लाह की भी इसी तरह की कोई 5 हदीसें हैं, जहाँ पे रसूल अल्लाह अपना थूक मिला देते थे लोगों से, कि थूक मिला के ग्लास में कहते थे ये लो पियो। तो इस तरह के वही कल्ट वाली हरकतें, जो आपको ज़्यादा कल्ट होगा, जितने कल्ट्स अमेरिका में भी जो निकलते हैं, वो यही काम करते हैं। इलियास कादरी जो है, गोश्त की अपनी वो बोटियाँ खा के ना सर, हड्डियों को फेंकता नहीं है, अपने जो इसके क्या मुरीद कहते हैं, उनमें बाँट देता है, वो उसको कर रहे होते हैं कि हमारे बाबा जी ने।
तो उसी तरह की हरकतें रसूल अल्लाह ने भी की हुई हैं। गोश्त की तो नहीं की, लेकिन अपना लवाब कहते हैं इसको, मेरा ख्याल लवाब, लवाब लॉब मुबारक। लॉब लॉब, हाँ। तो अब वो भी ये वर्ड इन्होंने बनाए हुए हैं। तो इस तरह की बेवकूफ़ी, बहरहाल तो ये सलमान तासीर, ये सारी वो बातें हैं जो हमने बाद में करना शुरू की और अब करेंगे, और इस तरह की और मज़ीद बातें होती रहेंगी। लेकिन जब तक ब्लास्फेमी लॉ है, ब्लास्फेमी के नाम पे लोग मरते रहेंगे, सलमान तासीर को याद रखा जाएगा। सर वो वकील, उनके वकील का क्या नाम था? भट्टी साहब राशिद क्या? रहमान जो है वो जुनैद हफीज के वकील का नाम था। सैफुल नहीं, नहीं वो मलूक था वो। नहीं, नहीं सैफुल मलूक तो अभी ज़िंदा है, वो इनका भी एक जो राशिद रहमान आसिम, के, आसिया बीबी के जो लॉयर थे वो सैफुल मलूक ही थे ना, मगर राशिद रहमान कत्ल हुए थे ना, जो जुनैद एक हफीज के भट्टी भी थे, लॉयर। एक भट्टी साहब भी थे। शिबाज भट्टी वो उनके शब लॉयर नहीं थे, बट ही वाज द मिनिस्टर फॉर मिनॉरिटीज। उनकी भी बरसी आ रही है अभी करीब ही हाँ, है। तो वो माइनॉरिटी के मिनिस्टर थे, और उनके साथ भी जो हुआ, सो दीज़ आर द थिंग्स दैट उनको मेरा ख्याल हमेशा याद रखा जाएगा। सुल्तान, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी जी, सलमान तासीर के बारे में? देखिए इसके मेरे बाद हम पॉलिटिकल महलीज और नूरिया के पास चलेंगे, और फिर हम नुमान भाई से कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेंगे, और ह्यूमन विद साइंस और तरकशील भारत, इनसे भी दोनों से पूछेंगे। आई थिंक दे नो अबाउट सलमान तासीर। हाँ जी सुल्तान। जी, हम्म। सलमान तासीर का इंसिडेंट जब हुआ, उससे पहले आपके पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स बहुत होते हैं, जैसे हारिस कह रहे थे कि मतलब वो एक एनलाइटेंड पर्सनालिटी थे। वी ऑल न्यू कि वो एक रोशन ख्याल इंसान थे। उनकी अमली जिंदगी में भी ये चीजें आपको नजर आती हाँ, हैं। उनके उनके बच्चे आज काम कर रहे हैं। जी शहबाज बिल्कुल। तफसीर जो है वो पाकिस्तान में ब्लास्फेमी विक्टिम्स के लिए बहुत जबरदस्त काम करते एंड हैं, इसमें शहबाज सबको वाज पता द है। वन आई थिंक जो हाँ किडनैप हाँ भी हुआ था तालिबान से, और हाँ वो जी, हाँ जी, 2 एग्जैक्टली। साल या तो कितने साल, इफ आई एम नॉट 3 साल, 3 साल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक तरफ वो यूसुफ और रजा गिलानी का बेटा भी जी, था, जो कि आई थिंक ही बिकेम अ मुल्ला आफ्टर कमिंग। आई या डोंट ब्लेम हिम फॉर दैट, मे बी कोई प्रॉब्लम रहा होगा, बट शहबाज तसीर ने आके जितना काम किया है दैट इज कमेंडेबल। तो आपको उनकी अमली ज़िंदगी में भी नज़र आता था कि वो एक एक हम्म। रोशन ख़याल इंसान है। ठीक है, वो जो आप उनकी पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स आप उनसे कर सकते हैं, वो किस पार्टी में रहते हैं, वो किस हुकूमत के साथ खड़े होते हैं, उस पे डिसएग्रीमेंट्स हर बंदे के हो सकते हैं, रिज़र्वेशंस हो सकते हैं। मगर एक जो बात जिसके लिए हम सब सलमान तासीर को याद करते हैं, वो सच के साथ खड़े होने की है। एक कमज़ोर इंसान के साथ खड़े होने की है। इस बात के कतई नज़र कि उस बंदे के रिलिजियस एफ़िलिएशंस क्या हैं, वो बंदा क्रिश्चियन है, मुसलमान है, और उसके लिए कोई आवाज़ खड़ी नहीं कर रहा था। हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसे वक़्त में किसी ऐसी शख्सियत का जिसको पता है कि उसको एक बैकलैश आ सकता है, उसको इसके पॉलिटिकल रिपरकशंस हो सकते हैं, उसको पॉलिटिकल सेटबैक्स शायद मिल सकते हैं इस चीज़ के। इस चीज़ की परवाह किए बगैर वो बंदा उस औरत के साथ, आसिया बीबी के साथ जाके खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि ये ब्लास्फेमी लॉज़ जो हैं, काला कानून है। इसका अब वो ये तो नहीं कह सकते थे कि ये गलत हैं, उन्होंने कहा इसका मिसयूज़ होता है। और व्हिच इज़ आल्सो ट्रू इन द केस ऑफ आसिया बीवी। उन्होंने कोई ब्लास्फेमी की नहीं थी। मगर आप ये देखें कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। आप अपनी शक्ल दिखा के, हम लोग काफ़ी सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं, हम अपनी शक्लें तक नहीं दिखा रहे। मगर वो बंदा एक पॉलिटिकल पोज़ीशन में होने के बावजूद वहाँ जाके उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, और उसकी बिना पर आप ये देखें कि उस बंदे को उसी के गार्ड ने, मार जो दिया। कि तनख्वाह ले रहा था उस बंदे की हिफाज़त करने की, जिसने ओथ उठाया हुआ था उस बंदे की हिफाज़त करने का, उसी बंदे ने उस बंदे को गोली मार दी। एंड अफ़सोस इस वाक़ये पे बहुत हुआ, द तकलीफ़ बहुत हुई। आपको लगा कि जैसे आपका कुछ अंदर से मार दिया है किसी ने। मगर उससे ज़्यादा तकलीफ़ उस बात की हुई थी, जब मुमताज़ कादरी को लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। जब मुमताज़ कादरी के लिए बाहर जलसे निकल रहे थे, रैलियाँ निकल रही थी, जब उसे फांसी दी जानी थी, तो लोग कैसी-कैसी बातें कर रहे थे, और ऐसे जैसे वो कोई फरिश्ता था और उसने गोली मार के तो बहुत इंसानियत बचा ली। हज़ारों हम्म। लोग मरते हैं गरीब, किसी को कोई परवाह नहीं होती, मगर मुमताज़ कादरी को ऐसा हीरो बना दिया था, और ये ऐसा खतरनाक उसके बाद से ट्रेंड चला है, सलमान तासीर के कत्ल के बाद से। क्या अब किसी को भी अगर हीरो बनना है, जन्नत पानी है,
मतलब आपको रिलीजियस आपको एफिलिएशन चाहिए, बैकिंग चाहिए, तो आप इस तरह का कोई ना कोई काम कर दें, आपके बाहर जल से निकल आएंगे, आपको मौलवी कंधों पे उठा के घूमेंगे। तो ये स्टिल होपफुली हमारी कौम को अकल आएगी इस तरह की चीजों से, कि अभी भी नाम इंटरनेशनल दुनिया में सलमान तासीर का ही जाना जाता है। नो वन विल ब्लडी केयर अबाउट who the हम्म। person who killed him was. So that's all I had to say. हाँ, अब नुमान भाई ने जाना है, तो नुमान भाई आप सलमान तासीर पे जो बात करना चाह रहे हैं उसे फिर आप कंक्लूड कर लें, तो फिर जी नुमान भाई। हेलो। नुमान भाई शायद आगे पीछे हो गए हैं। जी मैं इस वक्त बाहर खड़ा हूँ, आई एम सॉरी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सलमान तासीर शहीद ने, अब शहीद, हम तो इन बातों के ऊपर यकीन नहीं रखते इसलिए मुंह से निकल जाता है शहीद, लेकिन सलमान तासीर साहब ने पाकिस्तान के लिबरल तबके को, रोशन ख्याल तबके को और पाकिस्तान के मजहबी तबके को, इन दोनों के दरमियान में एक वाज़े तौर पर लकीर खींची है, जो कि 1960 से लेकर उनकी शहादत तक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में एक मजहबी तबका था। सलमान तासीर हमारी आवाज़ है, अगर उनकी शहादत ना होती तो शायद वो लकीर ना खींचती, जिसकी वजह से आज हम सब दो गिरोहों में वाज़े तौर पर तकसीम होकर बैठे हुए हैं। और कभी कभी जो तकसीम होती है वो बहुत फायदे के लिए भी होती है। ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी उनकी एक कुर्बानी है। हम तो नहीं चाहते थे कि भाई किसी की जान जाए और हम लोग आगे आए या हम लोगों में वादे एक तफरीक हो, लेकिन मैं उनकी बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी शहादत के बाद पाकिस्तान का लिबरल तबका, रोशन ख्याल तबका और पाकिस्तान का मजहबी तबका वाज़े तौर पर उभर के सामने आया। इससे पहले लिबरल जो थे वो नीवे नीवे होके बोलते रहते थे, कुछ ना कुछ बेचारे करते रहते थे, लेकिन इतना खुलकर सामने नहीं आते थे। आज जो गालिब कमाल बैठा हुआ है, हारिस बैठा हुआ है, सुल्तान सलातीन बैठी हुई है, नुमान बैठा हुआ है, हमारे जैसे कई लोग बैठे हुए हैं, मैं तो नाम भी उनके नहीं गिन सकता। यानी कि लिबरल और रोशन ख्याल जो तबका है वो वाज़े तौर पर खुल के सामने आया है सलमान तासीर साहब की वजह से। मेरे ख्याल में ये इनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। मैं तो उनको शायद कायदे आज़म से भी बड़ा इंसान मानता हूँ कि जिस बंदे ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इतना बड़ा फैसला किया कि जुल्म के खिलाफ, गलत कानून के खिलाफ खड़ा हो गया, और उसने हम यानी कि सबको एक प्लेटफॉर्म दिया है, वाज़े तौर पर बताया है कि या तुम बोलोगे या तुम नहीं बोलोगे, ये बीच में रहने वाली बातें खत्म कर दो। उन्होंने हमें सिखाया है कि या बोलना है या फिर खामोश होके बेगैरतों की तरह रहना है। तो ये उनकी बहुत बड़ी दी हुई एक गिफ्ट है हमें, ये उनकी खींची हुई एक लकीर है कि आज हम सब यहाँ पे बैठे हैं। आई एम थैंकफुल टू यू गालिब, और मैं अब घर जाना है मैंने। थैंक यू। चले ठीक है नुमान भाई। अच्छा भाई, मैं आप लोगों को नुमान भाई का चैनल एक बार दिखा देता हूँ, जाएं और जरूर सब्सक्राइब करें। ये अपना काम कर रहे हैं और ये पहले से भी ये मैंने एक और नया चैनल इसराइल वाला भी शुरू किया है, मैं उसका लिंक भी आपको बाद में दूंगा। चलें, वो फिर मैं बाद में देखूंगा, मैंने चैट में डाल दिया नुमान भाई का चैनल, तो जरूर सब्सक्राइब करें जी। तो फिर हम आपसे बात करें। चलें नुमान भाई, थैंक यू वेरी मच आने के लिए, टाइम देने के लिए, फिर आपसे जरूर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, हमने क्या किया है कि महलीज को हमने बड़ी देर से चुप बिठाया हुआ है, तो महलीज चुप करके बैठी हैं, तो मुझे नहीं पता कि महलीज आप सलमान तासीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? I agree with everyone जो सलातीन ने बोला, आपने बोला। Obviously वो एक awakening moment था हमारे लिए, देखना कि एक बंदा जो अपनी religion को follow करता है मगर he stood up for someone जो वो agree नहीं करते थे, और ऐसे law के against खड़ा होना, यानी उनको मारने की कोई तुक भी नहीं बनती थी। It's not कि वो
एथियस्ट बन गए थे या वो इस्लाम के अगेंस्ट बोल रहा था वो बंदा, वो किसी के हकूक के लिए खड़ा हुआ था और उन्होंने ये कहा था कि इसको थोड़ा सा देखना चाहिए, एंड आई एग्री विद इट कि ये ब्लास्फेमी लॉ को हटा देना चाहिए या इसमें कुछ चेंजेस आनी चाहिए, बिकॉज इसको इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों की जो लाइफ्स हैं वो तबाह बर्बाद हुई हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे नाम है पाकिस्तान में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों पे एग्री नहीं करते हैं और वो डरते हैं इसी वजह से, क्योंकि देखो आपको जब अपना ही बॉडीगार्ड मार देगा तो हु कैन यू ट्रस्ट, आप किस पे ट्रस्ट करोगे। इसी तरह से हम देखते हैं कि मिशाल खान को मार दिया गया, इसी तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मार दिया गया है। और अभी जो इनकी बरसी गई है तो मैं ट्विटर पे देख रही थी कि वो ट्रेंड चल रहा था सलमान तासीर का, मगर जब मुमताज कादरी की तरह बरसी आती है तो आप देखा करेंगे कितने लोग क्या ट्विटर पे कितने ट्वीट्स हो रहे होते हैं। तो इट्स अनफॉर्चुनेट टू सी कि वो एक्सट्रीमिज्म अभी तक गया नहीं है जिसके लिए उस बंदे ने अपनी जान दे दी। मगर आई वुड से कि देयर आर पीपल दैट आर सेंसिबल। अभी एक और 2-3 लोगों को मैं जानती हूँ जो मेरे फेसबुक पे भी हैं, एंड मैं ये नहीं कहती वो एथियस्ट है, मगर दे रैशनल थिंकर, वो एक ह्यूमैनिटेरियन उस पर काम कर रहे हैं और उनके अंदर ह्यूमैनिटी है। मगर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं वो गलत, उसने गलत किया था। तो व्हेन यू सी दैट थिंकिंग यू जस्ट शेक योर हेड, बट इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। उनका बेटा यहाँ ही रहता है, एक तो ही कनाडा में ही रहता है, तो दे आर डूइंग गुड वर्क। और आई होप, मैं तो उनको कहूंगी कि उनकी जो शहादत थी वो वेस्ट ना हो, एंड वी आर गोइंग टू ऑलवेज सपोर्ट हिम एंड स्पीक अप फॉर व्हाट इज राइट। अच्छा, नूरिया से बात करेंगे। शकील भाई से एंड पे मैं एक क्वेश्चन इसी हवाले से पूछूंगा, क्योंकि इंडिया में भी इस तरह का एक कत्ल हुआ था जो कि पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर है, तो उस हवाले से भी हम जरा बात करेंगे। आजकल बड़ी तारीफें भी कुछ टुन्नी लोग कर रहे हैं उस कातिल की, जो कि इंडिया का मुमताज कादरी है, तो उसकी भी जरा शकील भाई से एंड पे पूछते हैं। नूरिया, आप सलमान तासीर के बारे में क्या कहना चाहती हैं? जी, वो जो काम सलमान तासीर करने निकले थे वो बराबर है, बेसिकली स्टेट से लड़ना, कौम से लड़ना, पूरे मुल्क से लड़ना। मैंने भी काम किया एक पाकिस्तानी एनजीओ के लिए, वो ख़ास तौर जो प्रिजनर्स डेथ रो पे हैं उनके लिए काम करते हैं, लेकिन वो भी कभी भी ब्लास्फेमी के केसेस कभी नहीं छूते। वो तो ये जो काम वो करने जा रहे थे, सबसे खौफनाक बात ये है, इसमें दो बातें निकलती हैं। पहली बात कि जो आपका स्टेट एम्प्लॉयड बंदा है, जो आपकी हिफाजत के लिए रखा गया है, वो खुद आप पे गोली चला सकता है एक मेंटालिटी और डिसएग्रीमेंट की वजह से। और दूसरी बात, जो रिएक्शन आया था और जो मुल्ले वगैरह सब सेलिब्रेट कर रहे थे इस बात को, ये एक ऑब्वियसली ये एक बहुत खौफनाक बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़्म का इज़ाफ़ा हो रहा है पाकिस्तान में। तो मैं तो ये कहूँगी कि ब्लास्फेमी लॉ और ये राइजिंग एक्सट्रीमिज़्म पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा कैंसर है, और उनकी जो लेगेसी है वो तो हमेशा ज़िंदा रहेगी। और जैसे महलीज ने कहा, जैसे ये कन्वर्सेशन भी आज हम कर रहे हैं, वो सब उनके लिए है जो उन्होंने ये मूवमेंट शुरू की। चलें, गुलजार भाई। जी सर। हेलो, सलमान तासीर के बारे में। हाँ, ये सलमान असल में हम एक तासीर सलमान तासीर की ट्रिब्यूट वीडियो बना रहे हैं जिसमें सबसे बात की है बारी बारी। जी, सलमान तासीर, आप सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं, तो वो सारे सही हैं। इसमें मीडिया का भी किरदार जो है ना वो बड़ा वैसा होता है, येलो जर्नलिज्म, कि सलमान तासीर साहब को बुला के बिठाना, एक ऑपोजिट बंदे से लड़ाई करवाना, यानी मीडिया में इसने बड़ा रोल अदा किया था इस चीज को मजीद फ्लेयर अप करने में, अगर आपको याद होगा, क्योंकि मीडिया लेता है मजे, क्योंकि उनको एक रियलिटी तो दिखानी नहीं होती, लेकिन उनको क्या चाहिए होता है, व्यूज चाहिए होते हैं जिससे लोग इश्ताल मुश्तइल हों। इसमें मीडिया का रोल को हम नहीं भूलना चाहिए, बजाय मीडिया गाइड करता कि यार देखो ये कानून में प्रॉब्लम है, मीडिया आपको पता है तो बिका हुआ होता है या डर रहा होता है, दोनों बातें हो सकती हैं। अभी एक वाकया हुआ, मैं इसको लिंक करूंगा। ये जो लोग कराची से वाकिफ हैं, कराची एक बहुत ज्यादा डेंस्ड हो चुका है, बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो चुका है, इतनी उसमें लोग गांव से आके बसते हैं, हर तरह के आपको लोग मिलेंगे। तारिक रोड जो है वो एक बहुत ज्यादा, वहाँ पे ड्राइविंग करना मुश्किल है, बहुत बड़ा वहाँ शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ पे मदनी मस्जिद है तारिक रोड पर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिश करने का हुक्म दिया है। अब जो वो बात करनी है, वैसे करनी थी अभी। हाँ, मैं इसको लिंक कर रहा हूँ, जिस तरह सलमान तासीर ने एक इस्लाम के लिए बात की थी ना, जो हक के लिए, अब चीफ जस्टिस की भी जान को खतरा है। जो यानी जो गवर्नमेंट में होता है या
पब्लिक सर्विस में होता है उसको अपने गार्ड से खतरा है, क्योंकि आपने उस चीज को इतना ज्यादा उसको हीरो बना दिया था जो बंदा था मुमताज। तो अभी हर जो सिविल सर्विस या पॉलिटिशियन उसको अपने ही गार्ड से खतरा रहेगा, क्योंकि आपने उसको इतना हीरो बना के पेश किया था। तो ये मैं ऐड करना था कि अभी इस्लाम इनमें ऐसा घुस गया है कि अब बताओ इनके घरों में भी, यानी पब्लिक प्लेस पे भी मस्जिद ये कब्जा करके बना लेते हैं, पार्क में। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि हर को अपनी जान का खतरा है, जहां वो कोई मस्जिद की गिराने की बात करेगा क्योंकि वो इलीगल बनी हुई है। तो ये मेरा पॉइंट था कि हर शख्स को पाकिस्तान में खतरा है जो डॉगमा के खिलाफ या इस्लाम को क्वेश्चन करेगा। ये पॉइंट था। अच्छा शकील भाई, अभी कल परसों एक किसी टुनी चैनल की वीडियो मुझे किसी ने भेजी, जो कि आप नाम ही ले लेते हैं, नीरज अत्री जो है वो नाथूराम गोडसे को जो है वो हीरो करार दे रहा है, और वो महात्मा गांधी को जो है वो इंडिया के लिए खतरनाक और दुनिया के अमन के लिए खतरा और हिंदुइज्म के लिए खतरा, ये बातें। जिस तरह पाकिस्तान में मुमताज कादरी है, तो नाथूराम गोडसे का क्या स्टेटस है वैसे, आप बताएं। सर, नाथूराम गोडसे एक हत्यारा था, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो एक्सट्रीमिज्म था उस समय का, 1950 के समय जब गांधी जी की हत्या हुई, उस समय भी वही चीजें चल रही थी। उस समय नया नया देश आजाद हुआ था, दोनों तरफ की जो कट्टरपंथ है उसको एक आज़ादी मिली थी। उससे पहले अंग्रेजों के अंडर में थे तो वो खुल के नहीं काम कर सकते थे। आज़ादी मिलते ही इन्होंने, गांधी जी का उस समय क्या था कि जो दंगे हुए थे बंटवारे के समय, उन दंगों में गांधी जी ने बंगाल से लेके दिल्ली तक जो माइनॉरिटी थी उसके हक में खड़े हुए थे, या वो दिल्ली में भी उन्होंने कई मुस्लिम इलाकों का दौरा किया था। और इनके अनुसार, मतलब जो गोडसे की जो विचारधारा थी, जिस संगठन से वो आते हैं, उनकी मेंटलिटी में यही था कि बंटवारे के समय गांधी जी का जो रोल था वो उनको पसंद नहीं था और उन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी। अब ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, मैं इस पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि लेकिन मेरी अपनी जो राय है वो एक्सट्रीमिज्म बढ़ते बढ़ते आज के समय में इधर दोनों तरफ ये चीज़ें चल रही हैं। यहाँ कमलेश तिवारी की भी हत्या की जाती है और गौरी लंकेश और दाभोलकर जैसे लोगों की भी हत्याएं होती हैं। तो ये चीज़ें तो हैं और आज भी हैं। मैं वो नोमान भाई ने जो सवाल पूछा था, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि धर्म इंसानों की ज़रूरत है क्या, तो मैं उस पर थोड़ा सा अपनी बात रखना चाहूँगा। हाँ जी जरूर। हेलो, हाँ जी बोलिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उनकी बात से एग्री नहीं करता हूँ कि इंसानों की ज़रूरत है क्या, कि जो हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम गरीबी को जन्म देता है। वो सिस्टम जो है अशिक्षा को जन्म देता है, और इस गरीबी और अशिक्षा की वजह से जो हमारा जो सिस्टम, जो हमारी व्यवस्था है, मैं थोड़ा सा हिंदी मेरा ठीक है तो मैं हिंदी में, तो जो हमारा सिस्टम है, इसमें ये जो है बहुत बड़ी तादाद में गुर्बत को जन्म दे रहा है लगातार। और क्योंकि आबादी बढ़ी है, ज़रूरतें बढ़ी हैं, इन ज़रूरतों में बहुत सारे लोग इसमें जो नीचे से उठ के ऊपर चले जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लूप पॉइंट छूट जाते हैं जिनकी वजह से जो पिछड़ी आबादी है उसको ये लगता है कि सिस्टम से जो नहीं हो पा रहा है वो कहीं ना कहीं ईश्वर से पूरा हो जाए, अल्लाह से पूरा हो जाए। तो वो और एक ये विचारों का जो 1400 साल पुराना, 2000 साल पुराना जो सिलसिला चला आ रहा है, ये भी हमारे एनवायरनमेंट की वजह से हमारा एक साइकोलॉजी इस तरह से तैयार होता है। जो बच्चे हैं वो उसी एनवायरनमेंट में पैदा हो रहे हैं जहाँ पे सभी धार्मिक है। अब ऐसे में वो बच्चा जब जवान होगा तो उसको तो ईश्वर अल्लाह तो उसको वसीयत में मिल गया है। एक ट्राइब्स जो है, चाहे वो सेंट्रलीज आदिवासी जो अंडमान निकोबार में है, जारवा आदिवासी या साउथ अफ्रीकन जो ट्राइब्स हैं, क्या उनको किसी ईश्वर की या अल्लाह की या गॉड की जरूरत होती है? उनके पास भी अपने रिचुअल्स हैं, अपनी परंपराएं हैं, बहुत सारी और चीजें हैं। लेकिन इस तरह का जो जिन गॉड को हम मानते हैं, जो अल्लाह
कुरान में है या जो यहोवा बाइबल में है, इस तरह का गॉड या इस तरह का कॉन्सेप्ट उनके पास नहीं है। यानी उनको ईश्वर की जरूरत ही नहीं है, उनको भगवान की जरूरत ही नहीं है। उनके अपने रिचुअल्स हैं, अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन ईश्वर नहीं है वहाँ पे। और जो वर्ल्ड हैप्पीनेस कंट्रीज हैं वहाँ पे भी आप ऊपर से नीचे तक आप देखिए तो जिस तादाद में लोग ईश्वरवादी हैं, उसी तादाद में वो देश उतना ही ज्यादा दुखी है। जिस तादाद में वहाँ नास्तिकता या अथिज्म है, वो उतने ज्यादा सक्षम है। वहाँ के लोगों को तो कोई किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है। वहाँ तो अब उस कल्चर में, उस परिवेश में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको पूरा एजुकेशन मिल रहा है, उसको स्वास्थ्य सुविधाएं जो है, मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं वो पूरी मिल रही हैं। तो उनके घर वालों को या उनके पेरेंट्स को, या वो बच्चा जब पेरेंट्स बनेगा तो वो तो भगवान से ये नहीं मांगेगा कि मेरा बच्चा जो है बीमार है, मैं लौंग दिखा लूँ, किसी बाबा को दिखा लूँ। क्योंकि हमारे सिस्टम में बच्चे पैदा हम लोग करते हैं, और उन बच्चों का अगर गरीब के घर में कोई बच्चा हो और वो बच्चा बीमार हो जाए तो मेडिकल फैसिलिटीज इतनी आसान नहीं है। वो दर ठोकरे खाने के बाद भी उसको सही तरीके से, अगर बच्चे को कोई क्रिटिकल बीमारी है तो वो बिक जाएगा, उसका घर परिवार बेच देगा तो भी वो इलाज नहीं करा पाएगा। तो इस तरह के सिस्टम में इस तरह की चीजें पैदा होती हैं, जहाँ तंत्र मंत्र हो, भगवान हो, अल्लाह हो। ये सिस्टम का दोष है। कुछ है, मैं मानता हूँ कि वो साइकोलॉजिकल वो है कि इंसान को हार पास के वो किसी न किसी ईश्वर या उसकी शरण में जाता है। लेकिन अगर हम व्यवस्था को मजबूत कर दें, हम एजुकेशन को मजबूत कर दें, हम रैशनल एजुकेशन समाज में उसको बिना भेदभाव के हम समाज के आखिरी पायदान तक पहुंचाना शुरू कर दें, तो हमारा एजुकेशन जो शिक्षा है वो शिक्षा हमें बता देगी कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्या हैं। और फिर हमें अब ईश्वर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये भगवान, अल्लाह, कुरान, ये सारी चीजें अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो आम आदमी को किसी ईश्वर की, अल्लाह की कभी जरूरत थी नहीं और है भी नहीं। वो एक दौर था जब मोहम्मद के समय में, जब कोई ऑप्शन ही नहीं था, कोई विज्ञान ही नहीं था, कोई साइंस ही नहीं था ये समझने का कि ये सूरज कैसे पैदा हुआ, धरती कैसे बनी, या कायनात कैसे काम करती है। ये तो मोहम्मद को भी जानकारी नहीं थी, और मोहम्मद के जो चेले थे उनको भी जानकारी नहीं थी, और कहीं उनसे पहले के पूर्वजों को भी जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने अपने हिसाब से गपबाजी कर दी। आज तो ये 6ठी 7वीं 8वीं तक के बच्चों तक को पता होता है कि एवोल्यूशन क्या है। मतलब हमारा जो पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन में ये सारी चीजें हैं। हम जानते हैं कि धरती कैसे बनी है, सूरज चांद कैसे काम करता है, ये हमारा जो कायनात है वो किस तरह से वर्क करती है। तो ये सारी चीजें अपने आप ही आम आदमी को, अगर उस एजुकेशन को सही तरीके से हम लोगों तक पहुंचाएं तो आम आदमी अपने आप ही उस ओर बढ़ेगा, रैशनल थिंकिंग की ओर बढ़ जाएगा। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, जी सर, जी सर। हाँ सर। और दूसरी एक चीज और मैं, हाँ, एक छोटी सी बात और मैं कहूँगा कि जो सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 है, 21वां सूरह अंबिया की, उस आयत में जो है कि हमने आसमान और जमीन को जुदा किया, ये दरअसल जो नई पिछले 10 साल की जो तफसीरें आ रही हैं, या 10 साल में जो प्रिंटिंग कुरान हो रहा है, ये इसमें बदलाव हुआ है। 10 से 15 साल पीछे के कुरान जितने भी हैं, या उनकी आप तफसीरें पढ़ेंगे तो इसमें दोनों को अलग किया ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें यह है कि हमने जमीन और आसमान बंद थे, हमने इनको खोल दिया। ये उसका पुरानी तफसीरों में इसका ये मामला है। और खोल दिया यहाँ पे कहने का मतलब ये वो तफसीर में ये बताया है कि पहले आसमान से बारिश नहीं होती थी और जमीन से अन्न फसल नहीं उगती थी, तो अल्लाह ने इसको खोल दिया था। अब जबरदस्ती इसको जो है बिग बैंग से जोड़ के ये लोग उसको सही कर रहे हैं, और हम लोग भी उसी में फंस जाते हैं कि जमीन और आसमान एक थे, हमने उनको अलग किया या अलग अलग किया। ये अलग अलग करने का तो उसका मतलब ही नहीं है। वो है आसमान और जमीन बंद थे, हमने दोनों को खोल दिया, ये था मतलब। हाँ वो, हाँ वैसे मैं इसका शकील भाई, एक आपने देखा है, हमने एक इसका मैंने एक किया कि वो कहता है क्या काफिरों ने नहीं देखा। तो बात यह है, जब आसमान और जमीन को जुदा जुदा अल्लाह मियां ने किया था, तो कौन से काफिर थे जो देख रहे थे? तो आयत में है ही झूठ है, आयत है ही झूठ है ना, क्योंकि काफिर तो देख ही नहीं सकते ना, काफिर तो थे ही नहीं उस टाइम।
तुम वो नहीं देख सकते। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।